हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की वीडियो सीरीज चल रही है यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट की, जिसमें हम लोग मैनेजरल स्किल्स बैंकिंग पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग 4 सेशंस कर चुके थे। पिछला सेशन हम लोगों ने सेशन 5 करा था, डिसीजन मेकिंग, जिसमें मैंने आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया था काफी कुछ। और इसका सेकंड पार्ट है सेशन 5 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग एज एज ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग इस वीडियो के अंदर जो टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग की, हमने 12 टेक्निक्स देखी थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। उन 12 टेक्निक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये वो 12 टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग की, जहां पे हम लोगों ने पिछला वीडियो रोका था। क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, दो तरह की डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स थी हमारी। क्वांटिटेटिव में मार्जिन एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, रेशियो एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, पेरेटो एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस पहले मैं ब्रीफली यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, फिर एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। मार्जिनल एनालिसिस में क्या होता है, आप देखते हो कि अगर आपने थोड़ा सा रिसोर्स अपना और लगाया, उस पर आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो आप देखोगे कि आपने, ऐसा समझ लो कि आपने 10 रुपए लगाए और आउटपुट पे आपको अब कितना मिल रहा है, रिटर्न आपको कितना मिल रहा है। हो सकता है 10 रुपए से कम मिले, हो सकता है 10 ही रुपए मिले, हो सकता है 10 रुपए से ज्यादा मिल जाए। अगर 10 रुपए से कम मिले तो आपका वो इनपुट बेकार हो गया। अगर 10 रुपए या उससे ज्यादा मिल रहा है, तभी आपको उसका फायदा है। फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस में आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हो, उसके हिसाब से आप सोच पाते हो कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ब्रेक इवन इन ब्रेक इवन एनालिसिस, मान लो आप कोई काम धंधा शुरू कर रहे हो और आपने उसमें कुछ पैसा लगाया। शुरू में तो आप अपने पास से पैसा लगाओगे ना, उसके बाद पैसा आना शुरू होगा। तो आपने मान लो कि उसमें 1 लाख रुपए लगा दिए, आपकी लागत 1 लाख रुपए हो गई। अब जब आपके पास पैसा आना शुरू हो रहा है, जब तक आपके पास 1 लाख रुपया वापस नहीं आ जा रहा, जो आपकी लागत है वो वापस नहीं आ जा रही, तब तक आप लॉस में हो। जिस दिन वो लागत आ जाएगी, उस दिन ना तो आप प्रॉफिट में हुए, ना आप लॉस में हुए। ये पॉइंट जो हुआ, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। आप ब्रेक इवन एनालिसिस करोगे कि कितने टाइम में ब्रेक इवन तक पहुंचोगे। अब ब्रेक इवन के बाद में जो भी पैसा आएगा, वो आपका प्रॉफिट हुआ। रेशियो एनालिसिस, कंपनीज में अलग अलग तरह के रेशियोज होते हैं, जिसकी हेल्प से कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है या कुछ भी करती है। अलग अलग रेशियोज होते हैं, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं। डिटेल में देखेंगे आगे हम लोग। ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च सबसे ज्यादा अच्छा साइंटिफिक मेथड होता है, जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस करता है। पेरिटो एनालिसिस, पेरिटो एनालिसिस के अंदर 80-20 का रूल होता है। बोलता है कि जो 20% फैक्टर्स हैं, इन्हीं की वजह से 80% इश्यूज हैं। अगर मैं 80% पे फोकस करूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा, इन 20% को अगर मैं सुधार दूंगा तो ये 80% ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। फिर हमारे क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे है, जैसे पेयर्ड कंपैरिजन एनालिसिस। दो दो तीन तीन कंडीशंस को एक साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, और जो जो अच्छी आती जा रही है उन्हें हम बाहर अपने पास रखते जा रहे हैं, बाकी हटाते जा रहे हैं। ऐसे ही ग्रिड एनालिसिस, ग्रिड एनालिसिस भी ऐसे ही हम लोग करते हैं कि उनका कंपैरिजन करते हैं, वेट देते हैं। फोर्स फील्ड एनालिसिस होती है ऐसे ही। फोर्स फील्ड एनालिसिस बोलते हैं कि कोई भी डिसीजन है, उसकी दो चीजें होंगी, कुछ उसके अगेंस्ट में होंगे, कुछ उसके सपोर्ट में होंगे। दोनों को देखा जाएगा, सपोर्ट वाली चीजें हमें पता चलेंगी, अगेंस्ट में पता चलेगा कि क्यों अगेंस्ट में है, उसमें हमें कमियां पता चलेगी, उन कमियों को सुधार देंगे तो डिसीजन और अच्छा हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत सारे लोग मिलके आपस में डिस्कस करके कुछ आइडियाज देते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक होती है, इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलके आइडियाज देते हैं, बट आपस में बात करके नहीं देते, इंडिपेंडेंटली देते हैं। इन दोनों के अंदर यही एक फर्क है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एनजीटी में। इंट्यूशन और जजमेंट बेस्ड जो होता है, जो आपकी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में सीनियर लेवल पर लोग होते हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ डिसीजन अपने जजमेंट से लेते हैं या फिर अपने इंट्यूशन से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लैपटॉप खरीदना हो, आप मार्केट जाओगे, आप डेल देखोगे, एचपी देखोगे, एसर देखोगे, आसूस देखोगे, लेनोवो देखोगे, बहुत सारे देखोगे, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ एक जजमेंट आपका बना हुआ है कि आपको कौन से ब्रांड का लेना है। या फिर आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो, उसमें भी आपका एक जजमेंट बना हुआ है कि आप सैमसंग लोगे, एप्पल लोगे, वन प्लस लोगे, शियोमी लोगे। अपनी कॉस्ट के हिसाब से, जो भी आपके जजमेंट के हिसाब से बेस्ट ब्रांड है, आप उसको देखने की कोशिश करोगे। वो इंट्यूशन या जजमेंट बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो जाता है। अब एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस में क्या होता है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की, जिसके हेल्प से जो मैनेजर्स होते हैं, दे डिटरमाइन एडिशनल बेनिफिट्स या फिर एडिशनल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ रिसोर्स सच एज लेबर, मशीनरी, कैपिटल, रॉ मटेरियल या फिर टाइम। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू assess whether the additional output or benefit generated by an extra unit of input justifies the additional cost incurred। ठीक है, अब ये जो टेक्निक होगी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल की जो डिसीजंस है ना, दे शुड बी टेकन ओनली व्हेन द मार्जिनल बेनिफिट एक्सीड्स और इज एट लीस्ट इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। ना कि आपने थोड़ा सा सब कुछ एक्स्ट्रा लगाकर आपने
कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट लेने की कोशिश करी। अब वो जो आप एक्स्ट्रा अपना रिसोर्स लगा रहे हो और जो एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है उसके बीच में क्या रिलेशन है? एक तो है कि जो आपने रिसोर्स लगाया और जो आपका आउटपुट मिला, रिसोर्स आपका ज्यादा लगा बट आउटपुट कम लगा तो उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। रिसोर्स आपका जितना लगा एटलीस्ट उतना आपको आउटपुट मिल गया, तो वो आपको लगा कि हाँ ठीक है, मैं इसको एटलीस्ट जितना लगा रहा हूँ उतना ही मुझे वापस मिल रहा है। दूसरा है कि आपका जितना रिसोर्स लगा उससे ज्यादा आपका आउटपुट मिल गया, तो इस केस में आपको बेनिफिट भी हो गया। If the additional benefit derived from a decision is greater than the additional cost involved, the decision is considered economically viable. ठीक है, तो मार्जिनल एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हम लोग एडिशनल बेनिफिट के लिए एडिशनल कॉस्ट लगा रहे हैं या एडिशनल रिसोर्स लगा रहे हैं, वो रिसोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। लेबर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, कैपिटल हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है या टाइम हो सकता है। तो एडिशनल आउटपुट जो हमें मिल रहा है बाय एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। मैनेजर्स इसको एक्सटेंसिवली यूज करते हैं मार्जिनल एनालिसिस को व्हाइल मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्सपेंशन, वर्कफोर्स हायरिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन जहां पे प्रॉफिट्स को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो सोच रही है कि एक एडिशनल वर्कर को हायर कर ले, तो मार्जिनल एनालिसिस की हेल्प से पता चलेगा कि उसको मैं महीने भर में या साल भर में कितनी सैलरी दे रहा हूँ और उस वर्कर के आने से कितना प्रोडक्शन मेरा एक्स्ट्रा होगा। तो जितनी भी मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, क्या या फिर जितने भी मेरे रिसोर्स उस वर्कर के ऊपर जा रहे हैं, क्या मेरे को आउटपुट एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब वर्कर के लिए सिर्फ सैलरी नहीं है, वर्कर अगर ऑफिस में आ रहा है तो वो आपका कंप्यूटर भी यूज करेगा, उस वो एक चेयर पर भी बैठेगा, ऑफिस स्पेस भी लेगा, तो पूरा कॉस्ट टू कंपनी देखा जाता है। फिर आप उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह का भी कुछ खर्चा करोगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ईएसआई का करोगे, किसी भी और चीज का। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल पोजीशन का परफॉर्मेंस का, ठीक है, with the objective of making informed managerial decisions. It is a systematic examination of the financial position and performance of an organization with the objective of making informed managerial decision. अब इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस होता है, कैश फ्लोज होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स। ये सब कॉमर्स की और बिजनेस की टर्म्स है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह पढ़ा है तो आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसकी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, कैश फ्लोज क्या होते हैं, ये सब की डेप्थ में जाने की नीड नहीं है अभी के लिए। अब ये जो टेक्निक होती है फाइनेंशियल एनालिसिस की, इट इनेबल्स मैनेजर टू एवेल्यूएट द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बिफोर कमिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऐसे समझ लो कि फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको अपने घर, आप मान लो घर बनवा रहे हो, अब आपको घर बनवाने के लिए अलग अलग तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे। कैसे ईंट कौन सी लगानी है, पत्थर कौन सा लगाना है, कलर कौन सा कराना है, पेंट कौन सा कराना है, लोहा कैसा लगवाना है, दरवाजा कैसा बनवाना है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आपके पास कितना पैसा है, आप कितना लोन ले सकते हो, आपकी सैलरी कितनी आ रही है, आपकी सेविंग्स कितनी आ रही है, आप ये सारा हिसाब से ही तो अपना घर बनवाओगे। तो वो एक इसका छोटा सा एग्जांपल समझ लो कि फाइनेंशियल एनालिसिस इस तरह की होती है। तो दिस टेक्निक्स हेल्प्स enable manager to evaluate financial feasibility of different alternatives before committing ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। इसकी हेल्प से क्या होता है, कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा नहीं करेगा वो पता चलेगा। Financial analysis generally include studying cash inflows and cash outflows, forecasting future earnings, evaluating return on investment, assessing liquidity, and determine the long-term sustainability of a business decision. ये लाइन याद कर लेना कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस होती है उसमें क्या क्या होता है। यूजुअली तो एक जनरल वे में होता है, वो कैश इनफ्लो से कैश आउटफ्लो की स्टडी होती है, फ्यूचर अर्निंग का फोरकास्ट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, लिक्विडिटी कंडीशन क्या है वो पता चलता है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्या रहेगी बिजनेस डिसीजन की। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो कैपिटल बजटिंग होता है ना, कैपिटल बजटिंग ही आपका एक तरह से जो आपका फंड मैनेजमेंट का काम होता है, ये आपका कैश मैनेजमेंट का जो इसकी नेक्स्ट यूनिट है वो एक तरह से कैपिटल बजटिंग ही होती है। It plays a significant role in capital budgeting, investment decision, acquisition proposals, expansion plans और financial restructuring activities. प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो मैनेजर जो होंगे फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ डिसीजंस को इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, नई ब्रांच खोलने से पहले कोई भी जो एक बैंक होगा वो फाइनेंशियल एनालिसिस करके देखेगा कि वहां से मुझे कितना रेवेन्यू आ सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, ब्रेक इवन पीरियड, कि आज मैंने मान लो 1 लाख रुपए लगा दिए या 2 लाख रुपए लगा दिए, कितने टाइम में मैं वो अपना पैसा रिकवर कर पाऊंगा और प्रॉफिटेबिलिटी का पोटेंशियल कितना है। फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग एक शोरूम खोल रहे हो कोई,
ठीक है, या आप लोगों ने एक रेस्टोरेंट ओपन करा, अपनी सिटी के पीक एरिया में आपने रेस्टोरेंट ओपन करा। अब आप ये देखोगे मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज अपना रेस्टोरेंट खोला कल से लोगों की भीड़ आनी शुरू हो जाएगी। तो उसका आप एक टाइम लेकर चलोगे कि ठीक है 6 महीने का टाइम लेकर चलता हूँ, 6 महीने में मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो रिकवर हो जाएगा। उसके लिए मुझे इनिशियली कॉस्ट अभी कितनी चाहिए, कितना मैं लोन ले सकता हूँ, मुझे कितना वहाँ पे स्टाफ चाहिए होगा। आज 2 लोगों से काम कर रहा हूँ, बट अगर रेस्टोरेंट चल गया महीने भर में तो 2 लोगों की जगह हो सकता है मुझे 4 लोग चाहिए हो। 6 महीने में भी नहीं चला तो शायद मैं बंद करके बैठ जाऊंगा और मेरे पे पैसा खत्म हो जाए। तो ये सारी फाइनेंशियल एनालिसिस कहलाती है। अगला आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस जो होती है काफी वाइडली यूज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स होती है, और ये डिटरमाइन करती है द लेवल ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन एट विच टोटल रेवेन्यू बिकम इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। जहाँ पे आपने जितना पैसा खर्च करा है, जितना पैसा लगाया, और अब जो आपने जितना कमा लिया है, तो एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि कम से कम लागत तो मिल जाए। तो लागत के बराबर जब आपकी कमाई हो जाएगी, वो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, कि आपने जितना पैसा लगाया उतना आपने कमा लिया। अब जो आप कमाओगे दैट इज योर प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना तो उसने कोई प्रॉफिट कमाया होता है, ना ही उसका कोई लॉस हुआ होता है। इसके बाद से वो प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा। इसकी हेल्प से मैनेजर्स अंडरस्टैंड करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो कि जरूरी होती है टू रिकवर ऑल फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की, प्रोजेक्ट की या बिजनेस ऑपरेशन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्रांच चला रहे हो, आपने देखा कि एक ब्रांच को ओपन करने में, चलाने में, वहां पे 4 लोगों की सैलरी रखने में साल भर में मेरा 15 लाख रुपया खर्च हो गया। तो अगर उस ब्रांच से मेरा साल भर में या फिर 2 साल में या 3 साल का, मैंने माना कि एक साल का 15 लाख खर्च हो रहा है, 2 साल का 3 लाख 30 लाख खर्च हो रहा है, और 3 साल का 45 लाख खर्च हुआ। अब अगर 3 साल तक भी मेरे को वहां से 45 लाख रुपए नहीं ही प्रॉफिट मिला, तो मेरा तो वो बेकार हो गया। या फिर बेकार नहीं हुआ तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे को वहां से का प्रॉफिट जब तक नहीं आ रहा तब तक मैं ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचूंगा। कि जो मेरी लागत की जितनी भी कॉस्ट आ रही है, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाएगी प्रॉफिट से, तब तक ब्रेक इवन नहीं होगा। और अगर ब्रेक इवन नहीं हो रहा है, तो तब तक मैं लॉस में चल रहा हूँ। ब्रेक इवन पे ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई लॉस है। और जब ब्रेक इवन मेरा क्रॉस हो गया, वहां से मैं प्रॉफिट में आना शुरू होऊंगा। बाय आइडेंटिफाइंग द ब्रेक इवन पॉइंट, डिसीजन मेकर एस्टिमेट करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस वेंचर एंड इवेल्युएट वेदर एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम आर सफिशिएंट टू जनरेट प्रॉफिट और नॉट। ब्रेक इवन एनालिसिस वहां पे भी जरूरी होती है, जहां पे हम नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, या प्रोडक्शन फैसिलिटी को एक्सपेंड करते हैं, या नए मार्केट में जाते हैं, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन मेथड शुरू करते हैं। इट हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट ऑप्शन एंड सेलेक्ट द वन दैट ऑफर्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल। The technique also assists managers in pricing decision, cost control measures, and profit planning by providing insights into the relationship between cost, volume, and profit. तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम कौन सा रिलेशन देखते हैं? हम कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट का डिसीजन देखते हैं। इसकी हेल्प से ही मैनेजर्स डिसीजन ले पाते हैं, चाहे प्राइसिंग से रिलेटेड हो, चाहे कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड हो, या फिर प्रॉफिट प्लानिंग हो। ठीक, आगे चलते हैं। फिर रेशियो एनालिसिस आता है। रेशियो एनालिसिस वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होती है दैट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग वेरियस रेशियोज जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकल कर आते हैं। जैसे बैंक के केस में बहुत सारे होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं। वो उसके लिए एक वीडियो है फाइनेंस का, आरबीआई ग्रेड बी का, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको मैं वो वाला वीडियो का कंटेंट पढ़ाऊंगा। अभी उसकी इतनी नीड नहीं है। अभी ऐसे समझ लो कि बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलते हैं। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अलग अलग तरह के रेशियो भी होते हैं, और कुछ रेशियोज कॉमन भी होते हैं। रेशियो एनालिसिस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? कि एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल वेरिएबल्स, एंड देयर बाय गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अभी जो टेक्निक है, इसकी हेल्प से मैनेजर्स, इन्वेस्टर या क्रेडिटर्स, या जो एनालिस्ट होते हैं, वो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, लिक्विडिटी देखेंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखेंगे, डेट मैनेजमेंट देखेंगे, और ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। उसी को देखते हुए लोग सोचेंगे कि यहाँ पैसा लगाना भी है या नहीं लगाना है। रेशियो एनालिसिस की हेल्प से कंपैरिजन होगा बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स, इनेबलिंग मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एरिया रिक्वायरिंग करेक्टिव एक्शंस। कॉमनली यूज्ड कौन से होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, एक्टिविटी रेशियोज हैं, मार्केट वैल्यू रेशियोज हैं। ये वैल्यू आपकी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट रेशियो आपका डिक्लाइन होता जा रहा है, दैट मीन्स आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका लगातार कम हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कम हो रहा है और कंपनी आपकी लॉस में जा रही है। तो आपको ऐसे मैनेजमेंट करना होगा, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट करना होगा टू टेक करेक्टिव फाइनेंशियल मेजर्स। ठीक है।
फिर हमारा ऑपरेशन रिसर्च होता है। ऑपरेशन रिसर्च में क्या होता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक एंड एनालिटिकल टेक्निक जो कि मैनेजर डिसीजन मेकिंग में ली जाती है। इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, जिसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स बिजनेस और ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑपरेशनल रिसर्च का? इट आइडेंटिफाइज बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स बाय कंसिडरिंग रिसोर्स कंस्ट्रेंट, रिस्क, कॉस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो टेक्निक होती है, इसकी हेल्प से जो मैनेजर्स होंगे वो रियल लाइफ सिचुएशन को सिमुलेट करेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है या उसके जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उन्हें देखा जाएगा। अलग अलग तरह के डिसीजन से किस तरह के आउटकम्स आएंगे बिफोर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ये जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हुई है, इसकी हेल्प से क्वालिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर डिसीजंस इम्प्लीमेंट, मतलब जो उसकी क्वालिटी होती है, उसकी इफेक्टिवनेस होती है, वो अच्छी हो जाती है, एक तरह से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप ये प्रिडिक्शंस कर लेते हो मैथमेटिकल मॉडल की हेल्प से कि अगर मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट क्या क्या हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हो। Operation research is widely used in production, planning, inventory management, transportation scheduling, manpower allocation, logistics management, project planning, financial management। ये वो फील्ड है जहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च को एक्चुअली में हम लोग यूज करते हैं ना। प्रोडक्शन प्लानिंग में यूज कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूलिंग में यूज कर रहे हैं, मैन पावर एलोकेशन कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। काफी सारे ओआर मॉडल्स हैं दैट इंक्लूड डिसीजन ट्री एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यूइंग मॉडल, गेम थ्योरी, सिमुलेशन मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, नेटवर्क एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल। ये कुछ अलग अलग ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल्स हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो भी ऑपरेशंस होंगे दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव एफिशिएंसी। सबसे पहली चीज तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा और बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो ऑपरेशन रिसोर्स सबसे ज्यादा साइंटिफिक और एनालिटिकल टेक्निक है जो कि मल्टीपल तरह के इंडस्ट्री कंडीशंस में यूज होती है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूलिंग, मैन पावर एलोकेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस जो होती है ये पेरेटो प्रिंसिपल पर बेस्ड एक डिसीजन मेकिंग होती है। इसको हम लोग 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं। ये बोलता है कि जो स्मॉलर नंबर्स होता है वो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Suggests that a smaller number of causes are often responsible for the large proportion of results. This is your Pareto analysis या फिर 80-20 रूल। ये बोलता है कि 80% ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम जो है वो हमारे 20% के आउटकम की वजह से आती हैं। So therefore, identifying and addressing these critical causes can generate significant improvements. ऐसा समझ लो कि अगर आपका काम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम कराना, तो जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है ना, वही सारा काम करके दे रहा है, ऊपर के लोग सिर्फ अप्रूवल एक तरह से दे रहे हैं। This technique helps manager prioritize issues, allocate resources effectively, and focus attention on the most important factor affecting organizational performance. Pareto analysis को extensively use किया जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट में, कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट में, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट में, डिफेक्ट रिडक्शन में और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में। By concentrating efforts on the vital few factors, जो 20% फैक्टर्स है, rather than the 80%। तो हम 80% पे फोकस नहीं होगा, हमारा फोकस इन 20% पर होगा। जो 80-20 रूल वाला है, 20% को हमें आइडेंटिफाई करना है, उन पे हमें कंसंट्रेट करना है, उन्हें हम लोग वाइटल फ्यू फैक्टर कहते हैं। और जो 80% होगा जो ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे हैं उन्हें ट्रिवियल मैनी कहा जाता है। Organization can achieve maximum results with minimum expenditure of resources and efforts. For example, कंपनी देख सकती है कि मतलब कंपनी के लिए एग्जांपल है कि may discover that 80% of the customer complaints originate from a few recurring service issues which can then be addressed on a priority basis। ठीक, आगे चलते हैं। अब है हमारा पेयर्ड कंपैरिजन एनालिसिस। पेयर्ड कंपैरिजन एनालिसिस एक ऐसी डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जिसके थ्रू मैनेजर्स मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से किसी को चूज करते हैं। जब उन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मतलब जब उन ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव डेटा लिमिटेड है या अवेलेबल है, तो वो उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक साथ इवेल्युएट करने की जगह ये क्या करेंगे, उन्हें पेयर्स की फॉर्म में कंपेयर करेंगे एंड आइडेंटिफाई प्रेफर्ड ऑप्शन इन ईच कंपैरिजन। ऐसे समझ लो जैसे आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, ठीक है, आपको 4 अलग अलग ग्रुप्स में 16 टीमों को बांट दिया। अब रेदर देन की 16 टीमें राउंड रॉबिन में एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, हमने 4 ग्रुप में बांट दिया। उन 4 ग्रुप में उनके 2-2 3-3 मैच होंगे और वहां से हम लोग बेस्ट बेस्ट टीम उठा के फिर एक क्वार्टर फाइनल्स करा लेंगे, फिर एक सेमीफाइनल करा लेंगे, फिर हमारा विनर हो जाएगा। तो रेदर की हर टीम सबके साथ खेलती रहे और बहुत ज्यादा वो कंपैरिजन होता रहे, हमने उन्हें पेयर करके कर दिया।
Through repeated pairwise comparisons, manager can rank alternatives according to their relative importance, attractiveness और suitability for achieving organizational objectives. अब ये जो टेक्निक हुई, it is particularly useful when dealing with subjective factors such as strategic priorities, investment opportunities, employee selection, technology adoption, or project evaluation. Paired comparison analysis also proves valuable when there is disagreement among stakeholders regarding resource allocation. क्यों? क्योंकि it provides a structured and transparent approach for establishing इन प्रायोरिटीज। तो पेयर्ड कंपैरिजन एनालिसिस जो ही जब भी स्टेक होल्डर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होगा वहां पर भी वैल्यूएबल होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट अप्रोच आती है आपकी प्रायोरिटीज बताने के लिए। दिस मेथड सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग सिचुएशन बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज डिसीजन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कंपैरिजंस। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते, अगर कोई भी चीज नहीं क्लियर हो रही है, अगेन मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को भेज दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीसीबीएल 2026 आप लोग टाइप करेंगे, आपको यूपी कोऑपरेटिव बैंक का मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग मेरे को भेजिए, अगर कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी स्लाइड में, वीडियो के किसी भी पॉइंट पे, उसको मैं वहां पे एड्रेस करूंगा। फिर आती है हमारी ग्रिड एनालिसिस। ग्रिड एनालिसिस इसमें डिसीजन मैट्रिक्स एनालिसिस होती है, या फिर इसे पग मैट्रिक्स एनालिसिस भी बोला जाता है। ग्रिड एनालिसिस एक स्ट्रक्चरल डिसीजन मेकिंग टूल है। जब मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उन्हें इवेल्युएट किया जाता है अगेंस्ट सेवरल डिसीजन क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल जब बेस्ट चॉइस इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। अंडर दिस टेक्निक डिसीजन मेकर जो होते हैं पहले सारे अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स को लेंगे, ठीक है, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, देन एक क्राइटेरिया डिटरमाइन करेंगे जिस जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर इवेल्यूटिंग, सॉरी फॉर इवेल्युएटिंग दोज ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने बात करी कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, अब आपके लिए उसमें हमने क्राइटेरिया क्या दिया, टाइम या फिर मनी, है ना? तो आप अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स को लोगे, अपना देखो कि कौन सा डिसीजन या कौन सा प्रोसेस जो है आपको आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली बेस्ट पड़ रहा है। ईच क्राइटेरिया इज असाइंड अ वेट बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस। टाइम इतना लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इतना है, यहाँ मुझे इतने बजे पहुंचना, मैं इतने बजे पहुंचूंगा तो मुझे हो सकता है होटल भी लेना पड़े। इस तरह से आप करके देखोगे, एंड एवरी ऑल्टरनेटिव इज स्कोर्ड अगेंस्ट ईच क्राइटेरिया। वेटेड स्कोर होगा देन एग्रीगेटेड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। Grid analysis, it helps reduce personal bias and subjectivity by introducing a systematic and objective evaluation framework into the decision making process. तो आ जाएगा आपके पास कि कौन सा decision making technique ऐसी है जो जो personal bias या subjectivity को reduce करती है। Answer will be grid analysis. ये जो technique है, it is widely used in project selection, supplier evaluation, equipment purchasing, recruitment decisions, technology selection or strategic planning exercise. By considering multiple factors simultaneously, grid analysis enables manager to make balanced and rational decisions that align with the organizational goals. नेक्स्ट आता है फोर्स फील्ड एनालिसिस। फोर्स फील्ड एनालिसिस के अंदर क्या है? इट इज अ डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो कि कर्ट लोइन ने डेवलप करी थी। इट एग्जामिन्स द फोर्सेस सपोर्टिंग एंड अपोजिंग द प्रपोज्ड डिसीजन और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। द टेक्निक एज्यूम कि हर डिसीजन दो फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है, एक ड्राइविंग फोर्सेस जो कि उस चेंज को सपोर्ट करती हैं, एक रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस जो कि उस चेंज को रेजिस्ट करती हैं। तो डिसीजन मेकर्स आइडेंटिफाई करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और कंपेयर करेंगे इन अपोजिंग फोर्सेस को टू डिटरमाइन कि जो भी प्रपोज एक्शन है इसे इम्प्लीमेंट किया जाए या फिर जो ऑब्स्टेकल्स है उन्हें किस तरह से एड्रेस किया जाए। Force field analysis provides a comprehensive understanding of the potential benefits and challenges associated with a decision. Thereby, it improves decision quality and implementation success. चेंज मैनेजमेंट में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में फोर्स फील्ड एनालिसिस को यूज किया जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। मैनेजर्स इसको यूज करके अपने सपोर्टिंग फोर्सेस को स्ट्रेंथन करते हैं, रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं और फेवरेबल कंडीशंस बनाते हैं फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस। अभी आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 7 से हम लोगों ने जो पढ़ना शुरू करा ना, वहां से अब हम लोग कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स की बात नहीं कर रहे, सॉरी क्वांटिटेटिव की कुछ कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं, फोर्स फील्ड एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हमारे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स हो गए, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स नहीं हुए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? एक क्रिएटिव ग्रुप बन जाता है। इट इज अ क्रिएटिव ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो कि लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, ऑल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशंस लेकर आता है इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Fundamental principle of brainstorming is that participants should be encouraged to express ideas freely without fear of criticism, rejection or evaluation during the idea generation stage. अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है
कि कौन सी ऐसी डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जहां पे पार्टिसिपेशन शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस आइडियाज फ्रीली विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन और इवैल्यूएटिंग ड्यूरिंग द आइडिया जनरेशन स्टेज। कौन सी स्टेज हम लोगों ने अब तक ऐसी पढ़ी, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। बाय क्रिएटिंग एन ओपन एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ता है और कलेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है अमंग द ग्रुप मेंबर्स। तो पूरा ग्रुप जो हो गया, पूरा टीम जो हो गया, वो मिलके काम करेगा इस पर। तो इसमें आपका टीम या ग्रुप का कोहेजन भी बढ़ता है। Participants are encouraged to build upon the ideas of others, combine different concepts, and explore unconventional approaches that may not emerge in traditional decision making settings. छोटा सा एग्जांपल इस तरह से समझ लो, आप लोगों ने अगर मोटिवेशन और लीडरशिप पढ़ लिया, ठीक है, तो ये समझ आया होगा आप लोगों को मोटिवेशन पढ़ के कि मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिंगल मोटिवेशन थ्योरी काम नहीं करती है। लीडर्स या मैनेजर्स या मैनेजमेंट क्या करता है, हर मोटिवेशन थ्योरी का अलग अलग पार्ट लेता है, उन्हें मिक्स करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली ढालता है। हो सकता है कि कुछ इनिशियल लेवल के, लोअर लेवल के वर्कर्स को आप सैलरी ज्यादा दे दो, उनके लिए वो मोटिवेशन हो जाए, और हायर लेवल के लोगों को डेजिग्नेशन अच्छा दे दो, प्रमोट कर दो, उन्हें इंसेंटिव, दूसरे कोई और इंसेंटिव दे दो, उनको वो मोटिवेशन मिल जाए। तो ये तो ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर होता है कि मल्टीपल आइडियाज चाहिए होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कंबाइन करके काम करते हैं। टेक्निक इज वाइडली यूज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मार्केटिंग कैंपेन्स और इनोवेशन इनिशिएटिव्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रॉड रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव जनरेट करती है, देयरबाय इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ आइडेंटिफाइंग हाईली इफेक्टिव सॉल्यूशंस। फिर हमारा नॉमिनल ग्रुप टेक्निक होता है एनजीटी। एनजीटी के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल ग्रुप डिसीजन मेकिंग मेथड होता है। ये इंडिविजुअल आइडिया जनरेशन के एडवांटेजेस को लेता है और उसमें कलेक्टिव इवैल्यूएशन और सिलेक्शन को लेता है। अनलाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट restricts interaction during the initial stages so that participants can develop and present their ideas independently without being influenced by others। पीछे हम लोग शुरू में ही जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ी थी, इनिशियल स्टेजेस में ही एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। अब यहाँ पे वो इंटरेक्शन नहीं हमने रोक दिया, ताकि सिर्फ अपने अपने आइडियाज दें, एक दूसरे के आइडियाज से या एक दूसरे की बातों से कोई इन्फ्लुएंस ना हो। ईच मेंबर रिकॉर्ड सजेशन इंडिविजुअली, आफ्टर विच ऑल द आइडियाज आर प्रेजेंटेड टू द ग्रुप इन अ सिस्टमैटिक मैनर। Decision is limited to clarification rather than criticism or debate. Once all ideas have been presented and clarified, participants rank करेंगे, vote करेंगे on the alternatives anonymously। फिर जो बेस्ट आइडिया होगा उसको सपोर्ट कर लिया जाएगा। इसमें क्या होगा, इट मिनिमाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट पर्सनैलिटीज, रिड्यूसेस ग्रुप प्रेशर, ensures equal participation by all members। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल जब डिसीजन हमारे सेंसिटिव इश्यूज पर हो या कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस पर हो। By combining independent thinking with group consensus, NGT often produces balanced, objective, and high quality decisions। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्यूशन या फिर जजमेंट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इंट्यूशन या जजमेंट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है कि ऐसी डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है इन विच डिसीजन जो है प्राइमरली मैनेजर के एक्सपीरियंस, इंस्टिंक्ट और नॉलेज या पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे लिया जाता है, rather than डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू में वैसे तो आपके मार्क्स होते हैं, बट फिर भी कुछ हद तक उनका एक्सपीरियंस, उनकी इंस्टिंक्ट और उनकी नॉलेज जो होती है वही डिसाइड करती है। दिस अप्रोच इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिचुएशन जहां पे रिलायबल डेटा अनअवेलेबल है, टाइम लिमिटेड है, एंड or the problem is novel and does not have a clear analytical solution। Managers often rely on their past experiences, understanding of human behavior, and practical wisdom to assess alternatives and select the most appropriate course of action। Although अब ये जो टेक्निक हुई, it enables quick decision making and is valuable in uncertain or rapidly changing environments। है ना, इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, और जहाँ पे अनसर्टेन या रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होती है। क्वेश्चन आएगा कि रैपिडली चेंजिंग या फिर अनसर्टेन एनवायरनमेंट के लिए कौन सा qualitative decision making technique सबसे ज्यादा suitable है? Your answer will be intuition or judgment based decision making। However, it may sometimes be influenced by personal biases, emotion and subjective perception। Now, intuition based decision making जो होगी, it is commonly used by senior executives and experienced managers जो कि strong judgment बनाते हैं through years of exposure to similar situation and business challenges। इंपॉर्टेंस क्या होती है डिसीजन मेकिंग की? डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्स अच्छे से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। इसमें 6 M होते हैं। डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए 6 M होते हैं। क्या क्या होते हैं? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। मैन से मतलब आपका जो लोग काम कर रहे हैं, दैट इंक्लूड्स मैन एंड वुमेन बोथ। बट क्योंकि जब ये थ्योरीज बन रही थी उस समय वुमेन पार्टिसिपेशन इतना अच्छा नहीं था, तो वो 6 M एज इट इज चले आ रहे हैं। फेसिंग प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, जो भी बिजनेसेस हैं उनके पास कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो।
बिजनेस ग्रोथ भी एक इंपॉर्टेंस होती है कि अगर हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा है तो हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। डिटेल आप लोग इसको एक बार रीड करिएगा। Achieving organizational goals increases efficiency, facilitates innovation, motivates employee and effective मैनेजमेंट। ये सब डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस है। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे है कि जब आप सही डिसीजन लोगे तो डिसीजन जो आप ले रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए ही ले रहे हो। डिसीजन आप अच्छे ले रहे हो ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इसी तरह इनोवेशन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयज भी मोटिवेट रहेंगे और इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगा। ये चीज आप लोग एक बार रीड करिएगा, ये क्योंकि बेसिक थ्योरी है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, मैं इसको रीड नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग कनेक्ट कर लीजिए इस पर मेरे से। यहाँ पे आप लोग मेरे को स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिए, जो लाइन नहीं समझ आ रही, जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा, मैं आपको वहाँ पे फर्दर ऑडियो मैसेज के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।